Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are going to continue, or else I should say that today we are going to complete material cost. मटेरियल कॉस्ट में पिछली क्लास तक हमने क्या क्या चीजें कवर की. हमने देखा कि भाई अगर तुम मटेरियल का कंट्रोल करना चाहते हो ना तो वो 3 तरीके से होता है. पहला होता है परचेस के थ्रू. परचेस जब हम कर रहे हैं मटेरियल तब हमको उसको कंट्रोल करना पड़ता है. जब हम उसको एज अ इन्वेंट्री स्टोर करके रख रहे हैं तब हमको उसको कंट्रोल करना पड़ता है. जब हम उसको इशू कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन तब हमको उसको कंट्रोल करना पड़ता है. मटेरियल का परचेस रिलेटेड कंट्रोल हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया रिलेटेड टू मटेरियल कॉस्ट. सेकेंड वीडियो में हमने स्टोर्स रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली. आज हम इशू रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं. देखो, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू कैस 6 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कैसे वैल्यूएशन होगा हमारे मटेरियल के इशू का. अब देखो, इसके बाद हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा और फिर उसके बाद अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ सेवरल मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू. अगर हम मटेरियल को इशू कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम मटेरियल खरीद के लेके आए वो प्राइस अलग होती है, जो मटेरियल को हम इशू कर रहे हैं वो प्राइस अलग होती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. इसीलिए हम अलग अलग मेथड्स पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू अब मटेरियल जो हम इशू कर रहे हैं उसका प्राइस सेट कर सकें. ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड है यहाँ पे इन शॉर्ट दिया हुआ है. इन डिटेल हम एक एक करके सबको पढ़ना चालू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, है ना. तो जो भी मटेरियल हमने पहले परचेस किया वो मटेरियल को मैं पहले इशू करूंगी, ये मान के चलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं. देखो, 10th अप्रैल को मैंने परचेस किया 10 यूनिट्स एट द रेट ₹10. 15th अप्रैल को मैंने परचेस किया 10 यूनिट एट द रेट ₹20. अब बताओ, मैं 17th अप्रैल को इशू कर रही हूँ 5 यूनिट्स, तो ये 5 यूनिट्स कौन से होने चाहिए एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड? ये 5 यूनिट्स होने चाहिए जो पहले आए वो पहले इशू होंगे. तो ये जो 10th अप्रैल को हमने पहले खरीदा ये वाला हम यहाँ पे इशू करेंगे. तो मैं बोलूंगी कि भाई ये जो 5 यूनिट्स हैं ये इस दिन वाले होने चाहिए और इस प्राइस वाले होने चाहिए. तो हम यहाँ पे फीफो मेथड के अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर, यहाँ पे वैल्यूएशन हमारा होगा एट द रेट ₹10 पर यूनिट. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये मेथड बोलता है कि भाई जो आखिरी में आया वो पहले इशू होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब बताओ, मैं 17th अप्रैल को अगर 5 यूनिट्स इशू कर रही हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से, तो मैं कौन सी वाली इशू करूंगी? जो आखिरी में आया वो पहले इशू होगा. तो 15th अप्रैल को जो आया वो हम यहाँ पे इशू करेंगे एट द रेट ₹20 पर यूनिट. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मेथड्स हम फॉलो कर रहे हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर कोई और भी मेथड, ये मेथड्स सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ना कि जब हम मटेरियल स्टोर से निकालने जाएंगे तब के लिए. देखो, मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरा जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से मेरे को ये वाले 5 यूनिट्स इस्तेमाल करने चाहिए ₹10 वाले, है ना. अब जब मैं प्रोडक्शन के लिए वो 5 यूनिट्स निकालने जाऊंगी तो क्या मैं हर एक का प्राइस टैग चेक करूंगी क्या कि भाई ये 10 वाला है कि 20 वाला है? 10 वाले को ही हमको लेके जाना है? बिल्कुल नहीं. मटेरियल में कोई भी उठा लूंगी, क्योंकि देखो ये जो मटेरियल है ना वो एक ही टाइप का मटेरियल है, मटेरियल यही है. ठीक है, बस इसका प्राइस अलग है. तो मैं जब मटेरियल स्टोर से उठा के प्रोडक्शन में दूंगी तो मैं नहीं देखूंगी कि भाई ये वाला उठा रही हूँ कि ये वाला उठा रही हूँ. जो भी मिलेगा उसको उठा के 5 यूनिट्स में दे दूंगी. ठीक है, तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट या कोई और मेथड हम प्राइसिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना इशू का, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग के लिए इशू होगा. वो मटेरियल को निकाल के प्रोडक्शन में देने के लिए नहीं इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग के लिए हम ये सारे मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब प्राइसेस गिर रहे हो ना तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इस्तेमाल करना इज बेनिफिशियल. लेकिन जब प्राइसेस बढ़ रहे हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता. इस टाइम पे आप लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे. अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे ना एक ही रीजन है, हमने पहले ही देख लिया थी. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेफ साइड में जाना चाहती है. सेफ साइड कब होगा? जब उनके पास ज्यादा महंगा मटेरियल पड़ा हुआ है उसको वो रखे रहे और कम मटेरियल को इशू करें, या फिर ये ज्यादा सेफ साइड होगा कि जो ज्यादा महंगा मटेरियल हमारे पास रखा है उसको पहले इशू करते हैं.
जो ज्यादा महंगा रखा है उसको पहले इशू कर दें। तो देखो जब प्राइजेस बढ़ते होते हैं ना तो हमारा ज्यादा महंगा मटेरियल रीसेंट वाला होता है, और रीसेंट वाला मटेरियल हम किस में इशू करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में इशू करते हैं। इसीलिए जब प्राइसेस बढ़ रहे हो तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब प्राइसेस गिर रहे हैं तो ज्यादा महंगा मटेरियल मैंने कब खरीदा होगा, पहले से खरीद के रख लिया होगा। तो मैं क्या चाहूंगी, ये जल्दी से जल्दी इशू हो जाए, है ना, जल्दी से जल्दी इशू हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिशियल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आई होप क्लैरिटी आई हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फीफो एंड लीफो मेथड। एडवांटेजेस क्या है, देखो फीफो के सिंप्लिसिटी है और एक्यूरेसी मिलता है जब प्राइसेस गिर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्लेरिकल एरर्स हो सकते हैं और नॉट एडवाइजेबल इन राइजिंग प्राइसेस। जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फीफो इज नॉट एडवाइजेबल। नेक्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, जब प्राइसेस गिर रहे हैं, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये दोनों जगह बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस केस में तुम क्या कर रहे हो, तुम ज्यादा महंगा मटेरियल मतलब करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से मटेरियल चार्ज कर रहे हो। जब तुम्हारे प्राइसेस गिर रहे हैं तब भी तुम करंट मार्केट मटेरियल प्राइस के हिसाब से चार्ज कर रहे हो कि भाई अभी मार्केट में मटेरियल गिरा हुआ है प्राइस, तो हमारा भी मटेरियल हम कम प्राइस वाला चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये दोनों जगह बेनिफिशियल होता है। इसीलिए इसके अगर एडवांटेजेस देखोगे तो रिफ्लेक्ट करता है ये करंट मार्केट प्राइस एंड इंक्रीज्ड प्रॉफिट इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। जब प्राइसेस गिर रहे हैं तो हमको ये प्रॉफिट भी ज्यादा देगा क्योंकि ये कम वाला प्राइस यहाँ पे लेता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन होता है इसका और डिफिकल्टी है फॉर कंपनीज यूजिंग जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम सिस्टम में हमको जब जरूरत पड़ रही है ना हम इन्वेंट्री ला के उसको इस्तेमाल करे जा रहे हैं। इन दैट केस हमारा ये कैलकुलेट करना कि कौन सी इन्वेंट्री कितने प्राइस पे आई है, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, वो तकलीफदायक हो जाता है। इसीलिए जस्ट इन टाइम सिस्टम हमारे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में एप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं नहीं इन्वेंट्री ट्रैक कर पा रही हूँ कि कौन सा वाला मैंने पहले खरीदा, कौन सा बाद में खरीदा, कौन सा उसके बाद खरीदा, क्योंकि मैं जो खरीदते जा रही हूँ फटाफट इस्तेमाल करते जा रही हूँ। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो। नेक्स्ट आता है बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड बोलता है कि भाई देखो तुमको लास्ट इन यूज करना है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड वो यूज करो, तुमको फीफो यूज करना है ना तुम फीफो यूज करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज ध्यान रखना कि तुम एक फिक्स्ड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक एज फिक्स्ड रखे रहो, फिक्स्ड प्राइस पे। नाउ व्हाट इज दिस, ये समझना पड़ेगा हमको। हम बोल रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ फिक्स्ड हमको रखना है, वो बेस स्टॉक मेथड होता है। फिक्स्ड मतलब जैसे समझ लो यहाँ पे मैंने 10 यूनिट्स खरीदे, मैं बोल रही हूँ कि इसमें से 5 यूनिट्स फिक्स्ड रहेंगे। मतलब चाहे मैं कितना भी इशू कर लूँ, ये 5 यूनिट्स एट द रेट ₹10 पर यूनिट ये नहीं हिलेगा, ये मेरा बेस स्टॉक बन के रहेगा, ये हर समय कंटिन्यू रहेगा इसी प्राइस पे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट टाइम इशू कर रही हूँ 5 यूनिट्स तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि बेस स्टॉक मेरा अभी भी 5 यूनिट्स बचा हुआ है। पर इसके बाद जब मैं 5 यूनिट्स इशू कर रही हूँ ना लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, तो मैं कौन सा वाला इस्तेमाल करूंगी, ये वाला इस्तेमाल करूंगी, ना कि ये मेरे को एज अ बेस स्टॉक रखे रहना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको फीफो लीफो बेस स्टॉक तीनों अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई हमारे पास 1 अप्रैल 2022 को 400 यूनिट्स एट द रेट ₹50 पर यूनिट पड़े हुए हैं। इसके बाद सारे रिसीट्स एंड इश्यूज हमने रिकॉर्ड किए, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसका स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है ताकि आप शो करो कि वैल्यू ऑफ इश्यूज कितना है, और ये ध्यान रखना कि आपको बेस स्टॉक मेथड फॉलो करना है, लीफो और फीफो दोनों फॉलो करना है। बेस बीइंग 100 यूनिट्स, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई बेस स्टॉक मेथड लीफो में भी यूज हो सकता है, फीफो में भी यूज हो सकता है ना। तो यही बोल रहा है कि आपको बेस स्टॉक यूज करना है बट थ्रू फीफो एंड लीफो। एक बार हम फीफो से सॉल्व करेंगे, एक बार हम लीफो से सॉल्व करेंगे। बेस हमारा कितना रहेगा 100 यूनिट्स का। सारे डिटेल्स दिए हुए, हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। जब भी स्टोर लेजर बनाने बोले तो फॉर्मेट आपका सिमिलर ही दिखेगा हमेशा, जैसा मैंने यहाँ पे बना के रखा है। हम डेट लिखेंगे, यहाँ पे हमारी रिसीट्स शो होंगी। सबसे पहले जो हमने खरीदा परचेस किया सबसे पहले वो शो करेंगे, उसका क्वांटिटी, उसका रेट, उसका अमाउंट। फिर हम इशू शो करेंगे, जो हमने इशू किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसका क्वांटिटी, उसका रेट, उसका अमाउंट। फिर हमारे पास जो भी बैलेंस बच रहा है एट द एंड वो बैलेंसेस यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहला एंट्री मेरा क्या होगा, जो मेरे पास ओपनिंग दिया हुआ है दैट इज 1 अप्रैल 2022 को मेरे पास 400 यूनिट्स है एट द रेट ₹50 पर यूनिट। तो ये हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2022 1 अप्रैल मेरे पास है बेस स्टॉक ऑफ 400 यूनिट्स एट द रेट ₹50 पर यूनिट, दैट इज इक्वल टू 20,000, है ना। नेक्स्ट
इसके बाद मेरे को बोला कि भाई 2 अप्रैल 2022 को तुमने परचेस किए 100 यूनिट्स एट द रेट ₹55। इजिली हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं 2 अप्रैल परचेस किया कितना, हमने परचेस किया 100 यूनिट्स एट द रेट 55, तो 5500 यहाँ पे आ गया। अब देखो मेरे पास कितना बैलेंस बचा, मेरे पास पहले तो बैलेंस बचा जो पहले से था, दैट इज 400 यूनिट्स 50 रुपए के हिसाब से 20,000 हुआ टोटल अमाउंट। और अभी जो मैंने खरीदा न्यू 100 यूनिट्स 55 रुपीज के हिसाब से 5500। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है कि अब इशू करो 400 यूनिट्स। 6/4/2022 को 400 यूनिट्स हम इशू करेंगे, तो 6/4 को मैं 400 यूनिट्स इशू कर रही हूँ, तो 400 यूनिट्स आ जाएंगे। अब प्राइस क्या चार्ज करूँ मैं, सबसे पहली बात तो मैं टोटल 400 यूनिट एक बार में इशू भी नहीं कर सकती। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम यूज कर रहे हैं अभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सबसे पहले है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं। मेरे को बेस स्टॉक बना के रखना है 100 यूनिट्स का, तो 100 यूनिट्स में किसका बेस बनाऊंगी, जो मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, इनका मैं बेस बना के रखूंगी। तो ये 100 यूनिट, इसमें के 100 यूनिट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकती। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भले यूज कर रही हूँ, पर इसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 यूज कर पाऊंगी, बचा हुआ 100 मेरे को इसमें से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। हम जो इशू कर रहे हैं, सबसे पहले मैं लूंगी 300 यूनिट्स, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। 300 यूनिट्स ये 50 रुपीज के हिसाब से, तो 15,000 हो गया। एंड बचे हुए 100 यूनिट्स 55 के हिसाब से लूंगी, तो ये आ जाएगा 5500। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमको बेस बना के रखना था 100 यूनिट्स 50 रुपए वाले, दैट इज इक्वल टू 5000 रुपीज। आई होप क्लैरिटी आई हो, हमको बेस बनाना है, इसीलिए हमने ये इस्तेमाल नहीं किया। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बेस बनाने के लिए नहीं दिया है, तो आप इसमें का पूरा इस्तेमाल कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास आता है, मैंने परचेस किया 10/4/2022 को 600 यूनिट्स 55 पर यूनिट के हिसाब से। परचेस रिकॉर्ड करना इज द इजीएस्ट थिंग, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमको उसमें कुछ भी नहीं करना होता। 10/4 को मैंने 600 यूनिट्स खरीदे 55 रुपीज के हिसाब से, तो ये हो गए 33,000 रुपीज। ठीक है, तो 100 यूनिट्स मेरे पास पहले से पड़े थे 50 वाले 5,000, एंड अभी मैंने खरीद लिए 600 यूनिट्स 55 के हिसाब से, तो 33,000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, इसके बाद बोला इशू करो 400 यूनिट्स 13/4/2022 को। मैं कौन से वाले इशू करूंगी, मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रही हूँ, तो जो पहले आया उसको पहले निकालूंगी। क्या मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरा बेस स्टॉक का यूनिट है, मेरे को इसी में से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं जो इशू करूंगी ऑन 13 अप्रैल, मैं इशू करूंगी 400 यूनिट्स जो अभी अभी मैंने खरीदे 55 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 22,000 यूनिट्स। क्यों यूज किया, क्योंकि बेस स्टॉक मेंटेन करके रखना है 100 वालों का 50 रुपए के हिसाब से 5,000। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 200 यूनिट्स बचे 55 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 11,000। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, 20 अप्रैल 2022 को मैं परचेस करूंगी 500 यूनिट 65 के हिसाब से। तो परचेस तो हम इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं, 20 अप्रैल 500 यूनिट 65 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 32,500। तो अब मेरे पास स्टॉक में क्या क्या है, 100 है, 200 है ये वाले, और अभी मैंने खरीद लिए 500। ठीक है, तो ये 50 रुपए के हिसाब से, ये 55 के हिसाब से, ये 65 के हिसाब से। यहाँ पे आ गया 5,000, यहाँ आ गया 11,000, यहाँ आ गया मेरा 32,500। ठीक है, अब इसके बाद इशू करने बोला है। इशू कितना करना है, 600 यूनिट्स 25 अप्रैल को मेरे को इशू करना है। तो 25 अप्रैल कितने इशू करने हैं, 600 यूनिट्स। 600 कौन से वाले इस्तेमाल करूंगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो जो पहले आया उसको पहले इशू करेंगे। पर ये वाला हम इशू नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस स्टॉक है, तो उसके बाद ये वाला इशू करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके 200 यूनिट्स इशू करेंगे, मेरे को टोटल 600 यूनिट्स इशू करना है, तो 400 इसमें से भी लेना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगी भाई देखो 200 यूनिट्स मैं दे रही हूँ पहले 55 के हिसाब से, और फिर मैं दे रही हूँ 400 यूनिट 65 के हिसाब से। इसका हो गया 11,000, इसका हो गया 26,000। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास बचे हुए यूनिट्स लिख लेंगे। तो 150 वाले बचे 5,000, और 500 वाले में से 100 यूनिट्स बचे 65 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 6,500। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मेरे को दिया है, मैंने फिर से परचेस किया 800 यूनिट 70 के हिसाब से। तो 10 में मैंने परचेस किया 800 यूनिट्स 70 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 56,000, है ना। तो 100 और अभी 800 और ऐड हो गया, तो 50, 65 एंड 70। ये 5,000 के हिसाब से था, ये 6,500 था, ये टोटल हमारे पास अभी हो गया 56,000। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसके बाद बोल रहा है कि भाई 12 मई को तुम इशू करोगे 500 यूनिट्स, फिर उसके बाद 13 मई को तुम इशू करोगे 200 यूनिट्स। सबसे पहले 12 मई का इशू कर देते हैं। कितना इशू करना है मेरे को 12 मई को? 500 यूनिट्स, ठीक है। तो 500 यूनिट्स इशू करूँगी मैं यहाँ पे। 500 यूनिट्स के लिए मेरे को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो पहले 100 इसमें से इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 400 मैं इसमें से इस्तेमाल करूँगी। तो 100 एंड 400, 100 होंगे 65 वाले 6500, 400 होंगे 70 वाले, दैट इज इक्वल टू 28,000। तो बचा क्या मेरे पास? बचा मेरे पास 100 यूनिट्स 50 वाले 5000 एंड 400 यूनिट्स 70 वाले, दैट इज इक्वल टू 28,000। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया हुआ है? 13 अप्रैल को फिर से इशू करो 200 यूनिट्स। 13 अप्रैल को 200 यूनिट्स कौन से वाले इशू करूँगी मैं इशू करूँगी ये 400 वाले, है ना, क्योंकि ये वाला तो मेरे को बेस स्टॉक में रखना है। तो 200 यूनिट्स मैंने इशू कर दिए 70 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 14,000। मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा 100 यूनिट्स 50 के हिसाब से 5,000 रुपीज़ एंड 200 यूनिट्स 70 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 14,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, इसके बाद बोला गया 16 मई 2022 को तुम रिटर्न करोगे फ्रॉम डिपार्टमेंट 100 यूनिट्स इशूड ऑन 13 मई 2022। क्या बोल रहे हैं देखो, 13 मई को जो मैंने इशू किया था ना, इसमें से 100 यूनिट्स मेरे पास वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं मतलब डिपार्टमेंट्स वालों ने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कर दिया तो मैंने परचेस तो नहीं किया है, पर वो रिसीट तो है ना एक तरह की, हमको वापस मिल गया हमारे स्टोर में, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 16 में। किस प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगी? जिस प्राइस में दिया था, 70 के हिसाब से दिया था तो 70 रुपये रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्या बचा? अब मेरे पास बचा यहाँ पे 100 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स, ये 50 के हिसाब से, ये 70 के हिसाब से, 5,000 एंड 21,000। आई होप क्लैरिटी आई हो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं स्टोर लेजर वाले, कुछ भी नहीं करना होता है हमको, ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे बनेगा। हर समय यही फॉर्मेट आप लगा सकते हो कोई बिना टेंशन के, ठीक है। तो डेट, रिसीट, इशूज, बैलेंस ये हम लिखेंगे और उसके बाद सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो रिसीट है रिसीट में लिख देंगे, इशू को इशू में लिख देंगे। फीफो है तो जो पहले आया उसको इशू करेंगे और फीफो के साथ बेस स्टॉक है तो बेस स्टॉक को छोड़ के बाकी सबको इशू करेंगे। नेक्स्ट हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीफो एंड बेस स्टॉक मेथड, ठीक है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमको फीफो की जगह अब लीफो इस्तेमाल करना है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर्स देखते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास अलग से है, आप क्वेश्चन को खोल लीजिए और मेरे साथ देखते जाइए। सबसे पहले 1 अप्रैल वाला हम रिकॉर्ड करेंगे। 1 अप्रैल को मेरे पास 400 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 50 रुपए के हिसाब से 20,000 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 अप्रैल को मैंने खरीदा, नया रिसीट आया मेरे पास 55 रुपीज के हिसाब से 100 यूनिट्स, ठीक है। तो मेरे पास बैलेंस क्या बच गया? 400 यूनिट्स 50 वाले, 100 यूनिट्स 55 वाले। इसके बाद मेरे को इशू करना है 6 अप्रैल को कितने? 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स इशू करना है। मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले मैं कौन सा इस्तेमाल करूंगी? ये वाले यूनिट्स इस्तेमाल करूंगी। तो इसको मैंने पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद बचे हुए 300 यूनिट्स मैं इसमें से इस्तेमाल करूंगी। तो ऐसे करके मैंने 400 यूनिट्स यहाँ पे इशू कर दिए। इसके बाद मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 150 के हिसाब से 5,000, और ये क्या है मेरा? यही मेरा बेस स्टॉक है। नेक्स्ट, इसके बाद 10 अप्रैल को मैंने फिर से परचेस किया 600 यूनिट्स 55 के हिसाब से, 33,000 हो गया। अब इसके बाद 13 अप्रैल को मैं इशू करने जा रही हूँ कितने यूनिट्स? 400 यूनिट्स। कौन से इशू करूंगी? इसी में से इशू करूंगी क्योंकि यही स्टॉक है मेरे पास और यही लास्ट वाला परचेस है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास स्टॉक बच गया 100 यूनिट्स बेस वाले, 200 यूनिट्स 55 पर यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट 24 को फिर से परचेस किया मैंने 500 यूनिट 65 के हिसाब से। तो ये मैंने यहाँ पे बैलेंस पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर 25/4 को मेरे को 600 यूनिट्स इशू करने हैं। 600 यूनिट्स इशू करने हैं, तो मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रही हूँ। इस केस में सबसे पहले मैं इसको इस्तेमाल करूंगी, उसके बाद मैं इसमें से इस्तेमाल करूंगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे फॉलो की है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास क्या बच रहा है? ये 100 यूनिट्स बच रहे हैं, इसके 100 यूनिट्स बच रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद फिर से हमारे पास परचेज आ गया। फिर हम इशू करेंगे 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स इशू कर रही हूँ, किससे इशू करूंगी? लास्ट वाले से इशू करूंगी क्योंकि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से इशू करना है 200 यूनिट। 200 यूनिट्स किससे इशू करेंगे? लास्ट वाले से ही करेंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया है। हमारे पास एट लास्ट कितने बचे? 100 यूनिट्स बचे 50 वाले, 100 यूनिट्स बचे 55 वाले, 100 यूनिट्स बचे 70 वाले। मैं सजेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 16 मई को फिर से अब मेरे पास क्या आ गया? रिटर्न आ गया। रिटर्न आ गया तो मैं
कौन सा वाला रिटर्न हुआ, यही वाला रिटर्न हुआ है, तो यही प्राइस में रिकॉर्ड करूंगी। 100 यूनिट 70 के हिसाब से रिटर्न हुआ है 7,000 रुपीज़, और इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अगर आप बैलेंस चेक करोगे ना तो यहाँ पे देखो टोटल 400 यूनिट्स ही होंगे, यहाँ 400 है, यहाँ पे भी 400 है, पर प्राइजेस अलग अलग हैं। यहाँ पे 50, 55, 70 के हिसाब से, यहाँ पे 50 और 70 के हिसाब से, तो ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड बोलता है कि भाई जिस प्राइस में मटेरियल को खरीदा उसी प्राइस में इशू कर दो, कोई झंझट नहीं लेना है। जिस प्राइस में खरीदा, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए खरीदा, उसी प्राइस में इशू करो। द स्पेसिफिक प्राइस मेथड इज यूज्ड व्हेन मटेरियल्स आर बॉट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। जब किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए खरीद रहे हो, तुम किसी स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर के लिए खरीद रहे हो, तो जितने में मटेरियल खरीदा उतने में ही इशू कर दो बिना टेंशन के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड, ये मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 हम देख रहे हैं। रिसीट एंड इशू ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर आर मेड एज फॉलोज। आपको रिसीट एंड इशू दिया हुआ है और ये बोला गया कि भाई 9 जनवरी से पहले हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं था, ठीक है। रिसीट का क्वांटिटी दिया हुआ है, रिसीट का प्राइस दिया हुआ है, इशू का क्वांटिटी दिया हुआ है, इशू का प्राइस क्यों नहीं दिया, वही तो निकालना है हमको क्वेश्चन में, है ना। देखो सबसे पहले आपको सिंपल एवरेज यूज करना है ऑफ फेब्रुअरी रिसीट। व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुअरी रिसीट का आपको सिंपल एवरेज निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। सिंपल एवरेज में करना क्या होता है वो देखो। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सिंपल एवरेज ऑफ फेब रिसीट्स, ठीक है। तो हमने फेब में क्या क्या रिसीव किया, देखो फेब में हमको पहली बात तो ये 13 अप्रैल को हमने रिसीव किया और 27 अप्रैल को हमने रिसीव किया। कितनी क्वांटिटी, 20, 10। प्राइस क्या है, 12 एंड 16.9। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब सिंपल एवरेज यूज करते हैं ना तो क्वांटिटी को नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेते हैं। तो मैं क्या बोलूंगी, एक पहला जो परचेस किया मैंने 12 रुपए के हिसाब से किया, दूसरा जो परचेस किया मैंने 16.9 रुपीज के हिसाब से किया। तो ये दो प्राइसेस मैंने लिए हैं, इसलिए मैं डिवाइड कर दूंगी बाय 2। अगर यहाँ पे 3 रिसीट होते, 3 अलग अलग प्राइस होते तो मैं डिवाइडेड बाय 3 करती, ठीक है। 20 प्लस 16.9 दैट इज इक्वल टू 36.9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 18.45 मेरा हो गया सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुअरी रिसीट। वेरी इजी। अब क्या बोल रहा है देखो, इसके बाद बोल रहा है मूविंग मंथली सिंपल एवरेज निकालो फॉर जनवरी, फेब्रुअरी एंड फेब्रुअरी मार्च। जनवरी फरवरी का मूविंग सिंपल एवरेज निकालना है, फरवरी मार्च का मूविंग सिंपल एवरेज निकालना है। तो इसके लिए ना मेरे को जनवरी का भी सिंपल एवरेज चाहिए होगा, मार्च का भी सिंपल एवरेज चाहिए होगा। फरवरी का तो हमने पहले ही सिंपल एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ जनवरी निकालेंगे, सिंपल एवरेज ऑफ जनवरी। इसके लिए मेरे को अलग अलग प्राइसेस को देखना पड़ेगा। 17, 10 और 8 है, तो 17 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, 17 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 11.67, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास आता है सिंपल एवरेज ऑफ मार्च। सिंपल एवरेज ऑफ मार्च अगर आप देखोगे तो मार्च में हमने कितना इशू किया है, रिसीट किया है, सिर्फ एक ही रिसीट किया है। इन दैट केस यहाँ पे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। मेरा सिंपल एवरेज ऑफ मार्च क्या हो जाएगा, 20 रुपए ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सारे सिंपल एवरेज निकल गए। अब मेरे को बोला है कि मूविंग एवरेज निकालो, मूविंग एवरेज निकालो जनवरी से मार्च का, है ना, नहीं सॉरी जनवरी से फेब का, फिर निकालो फेब से मार्च का। तो पहले जनवरी से फेब का कर लेते हैं। जनवरी से फेब का मूविंग सिंपल एवरेज निकालने के लिए पहले तो मेरे को दोनों का सिंपल एवरेज चाहिए, ये वाला और ये वाला, है ना। तो ये आ गया मेरा 18.45 प्लस 11.67। इसको मैं डिवाइड कर दूंगी अगर 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा मूविंग सिंपल एवरेज। क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग मंथ्स का लिया इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया। 3 अलग अलग मंथ्स का मूविंग सिंपल एवरेज निकालती तो 3 से डिवाइड करती, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये अमाउंट 13.06। इजी। सिमिलर वे में हमको मूविंग सिंपल एवरेज निकालना है ऑफ फेब एंड मार्च। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल एवरेज ऑफ फेब लूंगी दैट इज 18.45 और सिंपल एवरेज ऑफ मार्च लूंगी दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 17.225, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो सॉल्व। थर्ड में क्या बोल रहा है देखो, इफ अ वेटेड एवरेज इज यूज फॉर प्राइसिंग इशूज हाउ डज द वैल्यू ऑफ द बैलेंस इन स्टॉक चेंज ड्यूरिंग जनवरी। सिर्फ जनवरी के लिए कैलकुलेट करना है। पहली बात तो बोल रहा है कि वेटेड एवरेज आपको यूज करना है इशूज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके ट्रांजेक्शन्स को स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करते जाएंगे ताकि वेटेड एवरेज निकाल पाए।
सबसे पहला मेरे को दिया हुआ है कि भाई 9 जनवरी को मैंने 10 रिसीट किया 17 रुपीज़ के हिसाब से। 9 जनवरी 10 रिसीट किया 17 रुपीज़ के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 170। फिर उसके बाद रिसीट किया 19 जनवरी को वापस से रिसीव किया कितना, 25 यूनिट्स 10 रुपीज़ के हिसाब से 250। तो इसका बैलेंस अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो यहाँ पे सेम बैलेंस आ जाएगा 10, 17, 170। पर यहाँ पे देखोगे ना, अब मेरे को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है। तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास यूनिट्स है 35, ठीक है। मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है मेरे पास 170 प्लस 250, 170 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 420। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी 420 डिवाइडेड बाय 35, 420 डिवाइडेड बाय 35 दैट इज इक्वल टू 12 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा मेरा वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे तो हमको ये और ये अलग अलग मिल गया, अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, आप ना आपका जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करोगे प्राइस से, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्राइस से, प्लस वापस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे प्राइस से, 25 मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर जो क्वांटिटी है उनको प्लस करके नीचे पे लिख दोगे, दैट इज 35, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 170 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 35 दैट इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 420 डिवाइडेड बाय 35 और आपका आंसर आ जाएगा एट लास्ट 12, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, प्राइस को पूरा टोटल कर लो, क्वांटिटी को टोटल कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, या फिर मल्टीप्लाई करके दोनों का अलग अलग निकाल के वैसे निकाल लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद ये आ गया मेरे पास 12 एवरेज प्राइस। अब इसके बाद जो मेरे को इशू दिया है ना, 15 यूनिट्स मेरे को इशू करने हैं, इशू इसके बाद मेरे को दिया है 10 यूनिट्स मेरे को इशू करने हैं 20 जनवरी को। 20 जनवरी को मैं 10 यूनिट्स इशू कर रही हूँ। 10 यूनिट्स किस प्राइस में करूँगी, 12 रुपये के हिसाब से, जो एवरेज निकाला उस प्राइस पे इशू करने बोला। तो 120 आ गया मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास अब कितने यूनिट्स बचे, 35 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 23 यूनिट्स यहाँ पे बच रहे हैं मेरे पास। 35 माइनस 10 ना, 25 यूनिट्स मेरे पास यहाँ पे बच रहे हैं 12 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, 300 यहाँ पे मेरा होता है। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे को बोला वापस से इशू करो 20 यूनिट्स। ये कब इशू करना है, 29 को। तो 29 को वापस से इशू कर देते हैं 20 यूनिट्स, 12 रुपये के हिसाब से होंगे क्योंकि यहाँ एवरेज अभी 12 ही चल रहा है ना। तो ये मेरा हो गया 240। मेरे पास बचे कितने, 5 यूनिट्स बचे 12 रुपीज़ के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज़। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने वापस से परचेस किया 30 जनवरी को 15 यूनिट्स 8 रुपीज़ के हिसाब से। 30 जनवरी 15 यूनिट्स 8 रुपीज़ के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से एवरेज निकालूंगी तो 20 यूनिट्स हो गए मेरे, 120 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 180। तो 180 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमने क्या किया, 180 डिवाइडेड बाय 20, ईजी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व। हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, हमने वेटेड एवरेज सीख लिया कि कैसे वेटेड एवरेज निकलता है। अब इसके बाद बोल रहा है कि भाई देखो, तुम क्या करो, इफ अ वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इज देन यूज फॉर प्राइसिंग द इशू ऑफ दैट मंथ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मंथ एंड बैलेंस। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जितना भी इस पर्टिकुलर मंथ में इशू किया ना, उन सब का वेटेड एवरेज निकालो और उस प्राइस पे तुम इशू करो, ठीक है। सिमिलर वे में अगले मंथ्स के लिए भी वही करो, इन सब का जो भी तुमने परचेस किया उसका वेटेड एवरेज निकालो, फिर उससे इशू करो, ठीक है। तो यही चीज हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन मेरा आता है सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी से मैं स्टार्ट करूंगी। 9 जनवरी को मैंने 10 यूनिट्स खरीदे 17 रुपये के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 170 यूनिट। फिर उसके बाद मैंने वापस से परचेस किया ऑन 19 जनवरी 25 यूनिट्स मैंने परचेस किए, ठीक है। तो 19 जनवरी 25 यूनिट्स कितने रुपए के हिसाब से परचेस किए, 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो 250 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितना बैलेंस बच रहा है, यहाँ पे तो बैलेंस सेम ही रहेगा, 10, 17 एंड 170। इसके बाद मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, इसके बाद मेरा बैलेंस हो जाएगा 35 और यहाँ पे मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 420। 420 डिवाइडेड बाय 35 हम करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जा रहा है कितना, एवरेज 12, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन में अब मेरे को बोल रहा है कि इशू करो 10 यूनिट्स फिर इशू करो 20 यूनिट्स, पर हम अभी इशू नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसने खुद ही बोल दिया कि इशू जो है वो सब जो एंड के प्राइस आएंगे, टोटल एवरेज करने के बाद एंड में जो प्राइस आएगा तुम्हारा उसमें इशू करोगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं अभी इशू नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी कि भाई 30 जनवरी वाला भी जो परचेस किया उसको भी लिख लेते हैं। कितने यूनिट्स, 15 यूनिट्स 8 रुपये के हिसाब से। तो 30 जनवरी
15 यूनिट्स 8 रुपये के हिसाब से, दैट इज़ इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा 120। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका प्राइस निकालूँ तो अब मेरे पास हो गए 15 यूनिट्स और दैट इज़ इक्वल टू 35 प्लस 15 दैट इज़ 50, और मैं टोटल प्राइस करूँ तो 420 प्लस 120 दैट इज़ इक्वल टू 540। अब 540 को हम डिवाइड करेंगे 50 से तो मेरे पास आ जाएगा 10.8। ये है मेरा इस मंथ के सारे परचेसेस का एवरेज। अब मैं जो इशू करूँगी ना वो इस प्राइस पे इशू करूँगी, तो मैं बोलूँगी जो जनवरी का सारा इशू है, सारा इशू हम एक ही जगह लिख देंगे। कितने इशू हैं? 30 यूनिट्स इशू हैं, तो 30 यूनिट सारा का सारा मैं यहाँ पे इशू कर दूंगी एट 10.8। 30 यूनिट्स 10.8 के हिसाब से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 इंटू 10.8 दैट इज इक्वल टू 324। बचे कितने मेरे पास? 20 यूनिट्स बचे 10.8 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 216। ठीक, ये मेरा जनवरी का खत्म हुआ। अब मैं आऊंगी किसमें? फेब्रवरी में। फेब्रवरी में बोला गया कि 13 अप्रैल को, तो 13 फेब को तुम वापस से 20 यूनिट्स खरीद रहे हो 12 रुपए के हिसाब से। 13 फेब 20 यूनिट्स 12 रुपए के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 240, है ना। अब क्या बोला है? अब देखो वापस से मैं एवरेज निकालूंगी। मेरे पास पहले से 20 यूनिट्स थे, अभी मैंने वापस 20 यूनिट्स खरीद लिए, तो 40 यूनिट्स हो गए। 240 रुपीज़ का यहाँ पे खरीदा, तो 216 प्लस 240 करूँगी तो 456 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 456 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 11.4 आएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद मैंने वापस से परचेस किया देन यूनिट 16.9 के हिसाब से 27 फेब को। 27 फेब 10 यूनिट्स कितने के हिसाब से? 16.9 के हिसाब से, तो 169 हो गया। इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 50 प्लस 169 करूँगी 456 में, तो ये आ जाएगा 625। तो ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरी 12.5। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? इशू करेंगे फेब का। फेब का इशू 40 यूनिट्स हमको इशू करने हैं फेब में 28 फेब को। 28 फेब मैं 40 यूनिट्स इशू कर रही हूँ। किस प्राइस में करूँगी? जो एट द एंड एवरेज आया है, दैट इज इक्वल टू 12.5। तो मेरे पास 500 यूनिट्स मेरे इशू हो जाएंगे। मेरे पास कितने बचेंगे? 10 यूनिट्स बचेंगे। कितने के हिसाब से? 12.5 के हिसाब से। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया? 125। नेक्स्ट आता है मार्च। मार्च में मैंने फिर 20 यूनिट्स परचेस किए 20 रुपये के हिसाब से, तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। मार्च में डेट क्या है हमारी? 30 मार्च। 20 यूनिट्स परचेस किए 20 रुपये के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 400 रुपये। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे हो गए 30 यूनिट्स, 400 और ऐड कर देंगे तो 525 हो जाएगा। इसका एवरेज निकालोगे तो 17.5 आएगा। अब जो मैं इशू करूँगी वो 17.5 के हिसाब से करूँगी। मेरे को 20 यूनिट्स इशू करने ऑन 31 मार्च। 31 मार्च 20 यूनिट्स इशू करेंगे कितने के हिसाब से? 17.5 के हिसाब से, तो 350 मेरा आ जाएगा। 10 यूनिट्स बचे मेरे 17.5 के हिसाब से 175 रुपीज़। आई होप क्लैरिटी आई हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हमने सिंपल एवरेज निकालना सीखा कि कैसे सिंपल एवरेज निकलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को कंसिडर करते हैं हम। फिर उसके बाद हमने मूविंग एवरेज निकालना सीखा, मूविंग सिंपल एवरेज। इसमें जो जो प्राइस आया सिंपल एवरेज का, उसको हम यहाँ पे उसका एवरेज निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हमने वेटेड एवरेज निकालना सीखा। वेटेड एवरेज में हम क्वांटिटी एज वेल एज रेट दोनों को कंसिडर करके वेटेड एवरेज निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि वेटेड एवरेज लेना है और इशू करना है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो सबका वेटेड एवरेज निकाला और इशू किया एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, सेम चीज हर महीने में हमने फॉलो की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड बोलता है कि भाई जो वैल्यू कर रहे हो ना तुम मटेरियल को, वो तुम करंट प्राइस के हिसाब से वैल्यू करो। करंट में क्या मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर्टिकुलर आइडेंटिकल आइटम के लिए, उस प्राइस पे तुम क्या करोगे? इशू करोगे। वो रिप्लेसमेंट मेथड कहलाता है। नेक्स्ट रियलाइजेबल प्राइस मेथड। रियलाइजेबल प्राइस मेथड बोलता है कि भाई जो मटेरियल तुम्हारे पास रखा हुआ है ना, वो मटेरियल को तुम अगर मार्केट में जाके बेचते हो तो कितने में बिकेगा वो प्राइस में रिकॉर्ड करो। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं मटेरियल अपना मार्केट में जाके बेच रही हूँ वाली सिचुएशन नहीं ले रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि इसके जैसा आइडेंटिकल मटेरियल है तो उसका करंट मार्केट प्राइस बता दो, तो वो मेरा रिप्लेसमेंट मेथड में प्राइस बनता है। रियलाइजेबल प्राइस में मैं बोल रही हूँ कि मेरा ही मटेरियल को अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो उस केस में वो कितने रुपए में सेल होगा, दैट इज नोन एज रियलाइजेबल प्राइस मेथड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं हमको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ है, रियलाइजेबल का नहीं दिया है। सिमिलर तरीके से ही आएगा अगर रियलाइजेबल का भी क्वेश्चन आता है तो। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है 400 यूनिट्स 4 रुपए के हिसाब से। 10 अप्रैल
तो रिकॉर्ड करते जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। रिसीट्स, इशू और बैलेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जिसमें स्टोर लेजर बनाना है, ठीक है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 400 यूनिट्स 4 रुपए के हिसाब से, 400 यूनिट्स 4 रुपए के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 1600। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास आता है, हमने 10th मार्च को रिसीव किया 100 यूनिट्स 4.1 के हिसाब से। तो 10th मार्च रिकॉर्ड करेंगे हम, कितने यूनिट्स रिसीव किए, 100 यूनिट्स 4.1 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 410। तो अब मेरे पास बैलेंस क्या बचा, देखो मेरे पास बैलेंस बचा 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स बचे मेरे पास, और टोटल अमाउंट मेरा हो गया 2010। क्या मेरे को यहाँ पे रेट लिखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड है, इसमें इशू हमारे अलग प्राइसेस में होगा, जिनका प्राइसेस अलग से दिया हुआ है। तो मेरे को इशू के लिए वो बैलेंस प्राइस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, तो वो निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का टोटल और टोटल अमाउंट का टोटल यहाँ पे लिख दिया है ना। तो अब जो इशू होगा वो क्योंकि रिप्लेसमेंट प्राइस में ही होगा। नेक्स्ट, 15th मार्च को मैं इशू कर रही हूँ 300 यूनिट्स जॉब XY के लिए। तो इस केस में 15th मार्च को इशू करने का प्राइस क्या होगा, जो अलग से हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको इसमें कोई भी झंझट ही नहीं पालना, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको प्राइस दिया हुआ है कि 4.2 के हिसाब से तुम इशू कर दो, ठीक है। तो अब मैं जो इशू कर रही हूँ वो मैं करूँगी 4.2 के हिसाब से। कितने यूनिट्स इशू कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 300 यूनिट्स इशू कर रही हूँ, बस। कोई टेंशन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। 1260 बचा, कितना मेरे पास 200 यूनिट्स बचे। प्राइस कितना बचा मेरे पास, 750 प्राइस बचा। नेक्स्ट, इसके बाद 17th मार्च को मैंने वापस रिसीव किया 200 यूनिट्स 4.3 के हिसाब से, 200 यूनिट्स 4.3 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 860, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने यूनिट्स हो गए, मेरे पास यूनिट्स हो गए अब 400 यूनिट्स हो गए। टोटल कर लूंगी, प्राइस 1610 हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद 20th मार्च को मैंने वापस इशू किया 250 यूनिट्स। प्राइस क्या चार्ज करना है, जो अलग से दिया हुआ है 4.4। तो 250 यूनिट्स 4.4 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 1100। तो मेरे पास कितने यूनिट्स बचे, अब मेरे पास 150 यूनिट्स बचे 510 के हिसाब से। नेक्स्ट, 25th मार्च को मैंने रिसीव किया 400 यूनिट्स 4.5 के हिसाब से, ठीक है। तो 25th मार्च 400 यूनिट्स 4.5 के हिसाब से 1800। तो टोटल अब मेरे पास हो गए 550 यूनिट्स और टोटल प्राइस हो गया 2310। नेक्स्ट, हमने 25th मार्च तक खत्म कर लिया। 26th को फिर से इशू किया, फिर 27th को फिर से रिसीव किया, 30th को फिर से इशू किया। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ चीज़ें लिखते जाना है, ठीक है। और इसके हमको मार्क्स मिल रहे हैं। 26th को मैंने इशू किया 200 यूनिट्स 4.6 के हिसाब से मैं इशू करूंगी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4.6, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 920। बचे कितने मेरे पास, बचे मेरे पास 350 यूनिट्स, कितने के हिसाब से 1390 रुपीज़ मेरे पास बचा। अब इसके बाद वापस से मैंने परचेस किया 100 यूनिट्स 4.6 के हिसाब से, 460 हो गया। टोटल मेरे पास हो गया 450 यूनिट्स, प्राइस हो गया 1850। लास्ट पे मैं वापस से इशू कर रही हूँ 300 यूनिट्स, प्राइस क्या होगा 4.8 होगा। तो 4.8 के हिसाब से इशू कर देंगे 1440। बचे कितने पास, मेरे पास 150 यूनिट्स बचे और प्राइस मेरे पास बचा 410। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया था वो चीज़ों को हमने सिर्फ और सिर्फ लिखा है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड बोलता है कि जो तुम इशू कर रहे हो ना मटेरियल, वो तुम प्री डिटरमाइंड रेट में करो। प्री डिटरमाइंड रेट ना तुम्हारा करंट प्राइस और एंटिसिपेटेड मार्केट ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए, ताकि एकदम ज्यादा डिफरेंस ना आए इनके बीच में, ठीक है। ये फॉलो क्यों किया जाता है, देखो ये फॉलो किया जाता है क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस हम बार बार ऊपर नीचे नहीं करना चाहते, क्योंकि जो मटेरियल मैं इशू करूंगी वो मटेरियल, रॉ मटेरियल मेरा प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, और प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा मतलब ये जो इशू का प्राइस है वो प्रोडक्शन में ऐड होने वाला है। अगर मैं हर बार अलग अलग अमाउंट का मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर रही हूँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा मेंटेन्ड रहे, इसीलिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड यूज करते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने जब वैल्यूएशन पढ़ा था ऑफ इशू ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कैश 6, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि जब मटेरियल को तुम स्टैंडर्ड कॉस्ट में लोगे तो जो भी प्राइस वेरिएंस आएगा रिलेटेड टू मटेरियल, वो तुम मटेरियल कॉस्ट में चार्ज करोगे। मतलब मैंने पहले बोला कि हम स्टैंडर्ड प्राइस मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर मटेरियल मैंने 140 रुपए में खरीदा तो भी मैं 100 रुपए में उसको क्या कर रही हूँ, इशू कर रही हूँ, मतलब 100 रुपए में उसको प्रोडक्शन में लेके जा रही हूँ, है ना। लेकिन हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ने बोल दिया कि भाई ये नहीं कर सकते तुम, तो 100 रुपए में लिखो, फिर जो ये वेरिएंस आ रहा है ना तुम्हारा 40 रुपए, उसको भी तुम मटेरियल कॉस्ट में ही लेके जाओगे, उसको P&L में चार्ज मत करना।
ये स्पेसिफिकली यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ने बोल दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। देखो, स्टॉक इशू करेंगे हम एट स्टैंडर्ड प्राइस और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। 1 जनवरी को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 10 टन का एट द रेट ₹240 पर टन। इसके बाद परचेसेस और इश्यूज मैंने किए हैं, वो सारी डिटेल्स दी हुई है। इसके बाद बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन ऑन 1 जनवरी वॉज ₹20। 1 जनवरी को प्राइस वेरिएशन है मेरे पास कितना, 20 का। अब ये क्या होता है भाई, इसको समझने के लिए ये समझो कि मेरे पास ओपनिंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 टन दिए हुए हैं, है ना। ओपनिंग का प्राइस कितना दिया हुआ है, 240 पर टन दिया हुआ है। तो मेरे पास टोटल प्राइस कितना हो गया, 2400। बोल रहा है कि इसमें कितना वेरिएशन है, 20 रुपए का डेबिट वेरिएशन है, मतलब 2420 रुपये होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, पिछले बार भी तो हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे ना, पिछले बार हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे 240 पर टन का, 240 पर टन का स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे। तो उसके हिसाब से पिछले साल का क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग बनेगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग का वैल्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से 2400 रुपये आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो 2420 था। अब एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, आएगा ही, क्योंकि परचेस तो तुमने एक्चुअल प्राइस में रिकॉर्ड किया है, अब तुम इशू तुम स्टैंडर्ड प्राइस में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो आना ही है। डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया, डेबिट प्राइस वेरिएंस आया 20 रुपए का, क्रेडिट प्राइस वेरिएंस आता तो मैं माइनस करती, डेबिट प्राइस वेरिएंस आया तो मैंने ऐड कर दिया। तो 2420 रुपए पिछले बार के क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू होना चाहिए और इस बार के ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू होना चाहिए। पर हम किस में शो कर रहे हैं, 2400 पे। ठीक है, 240 में शो करो, क्योंकि पिछले बार का स्टैंडर्ड ही वही था। पर इस बार का स्टैंडर्ड तो अब हम इम्प्रूव कर लेंगे ना। हमको जब पता चल गया कि 240 वाला काम नहीं करता, उसके कारण 20 रुपए का वेरिएंस आ जाता है, तो इस बार हम उस स्टैंडर्ड को चेंज कर देंगे। हम बोलेंगे कि भाई 240 वाले स्टैंडर्ड ना लेके इस बार हम स्टैंडर्ड लेंगे 2420 डिवाइडेड बाय 10 टन, दैट इज इक्वल टू 240 पर टन का अब हम स्टैंडर्ड लेंगे। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो। पिछले बार का क्लोजिंग जो दिखा है हमको, ये स्टैंडर्ड प्राइस में दिख रहा है ना। इसमें कितना वेरिएंस है, 20 रुपए का वेरिएंस है। तो 20 रुपए का वेरिएंस भले हम ओपनिंग में नहीं शो कर रहे हैं, चलेगा, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड बनेगा उसको तो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ना, उसको इम्प्रोवाइज कर दिया, 242 पर टन बना दिया। तो अब जितने भी इशू होंगे वो सारे के सारे 240 पर टन के हिसाब से ही करेंगे हम। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी चीजों को बस रिकॉर्ड करते जाना है। ओपनिंग वाला 240 पे इशू होगा, परचेस वाला तो परचेस प्राइस पे ही लिखा रहेगा। बस ये जो सारे इशूज है ना, उनको अब मैं किस में करूंगी, 242 पे करूंगी। बस यही चीज आपको करनी है एट टिल एंड। ठीक है, फिर उसके बाद हमको बोल रहा है शो द स्टॉक अकाउंट फॉर द मटेरियल फॉर द मंथ। हम इजीली शो कर सकते हैं क्योंकि हमको इशू का प्राइस पता चल गया है ना। बाकी परचेसेस का तो सेम प्राइस रहेगा और बैलेंस का हमको दिया हुआ है कि भाई ओपनिंग का कितना प्राइस है, तो ये मैंने सारी चीजें शो कर दी। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो, indicating how you deal with the difference in material price variance when preparing the profit and loss account। अब वापस से प्राइस वेरिएंस आएगा, जैसे पिछले बार प्राइस वेरिएंस आया था, इस बार भी प्राइस वेरिएंस आएगा। कैसे, क्लोजिंग स्टॉक को देखो, 5 यूनिट्स का मैं अगर 242 के हिसाब से जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके हिसाब से देखूँ ना, तो 5 यूनिट्स का मेरा आता है 1210। ये किसके हिसाब से आ रहा है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे उसको समझना। अब मेरा जो स्टैंडर्ड है, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेती हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझा दूँ। मेरा जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मेरा क्लोजिंग होना चाहिए 5 यूनिट्स का एट द रेट ₹242, दैट इज इक्वल टू 1210। पर एक्चुअल में जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो बच रहा है 5 यूनिट्स का, कितने रुपए के हिसाब से, 1456, है ना। तो 1456 मेरा टोटल अमाउंट आ रहा है। इसका एट द रेट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, अब इसके बीच में डिफरेंस कितना है, देखो, 1210 माइनस 1450, दैट इज इक्वल टू 240 रुपीज का प्राइस वेरिएंस आ रहा है। ये भी डेबिट प्राइस वेरिएंस है क्योंकि ज्यादा प्राइस आ रहा था एक्चुअल में, लेकिन तुमने कम लिखा, तो ये डेबिट प्राइस वेरिएंस आ रहा है कितने का, 240 रुपए का। अब एज पर इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट ये प्राइस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। पर हमने, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के बारे में देखें तो यहाँ पे अलग से लिखा है कि भाई जो तुम्हारा स्टैंडर्ड में प्राइस के कारण वेरिएंस आएगा उसको तुम मटेरियल कॉस्ट का ही पार्ट बनाओगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाओगे। लेकिन इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट में एज हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चार्ज किया हुआ है, तो हम यही प्रेफर करेंगे कि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दें। कितना अमाउंट जाएगा, 240 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये 1456 है तो ये बन जाएगा मेरा 246।
ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो। तो हम क्या करेंगे, 246 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चले जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टैंडर्ड प्राइस। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, बस कुछ कंसेप्ट्स थे जो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ये प्राइस वेरिएशन वाला और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको चार्ज करना है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड बोलता है कि भाई देखो कुछ लॉसेस हमारे हो जाते हैं ना, जैसे नॉर्मल लॉस हमको होता है, वो नॉर्मल लॉस का प्राइस हम क्या करते हैं, करेक्ट यूनिट पे चार्ज कर देते हैं। इन दैट केस हम करेक्ट यूनिट का प्राइस क्या कर रहे हैं, बिना मतलब का बढ़ा रहे हैं, है ना, दैट इज नोन एज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। हमने क्या किया, नॉर्मल लॉस को करेक्ट यूनिट्स पे चार्ज कर दिया, तो उस केस में करेक्ट यूनिट्स का प्राइस बिना मतलब का इन्फ्लेट हो गया, दैट इज नोन एज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक हमने मटेरियल कंट्रोल के अंदर परचेस, इशू एंड स्टॉक सारी चीजें कवर कर ली। अब मटेरियल कॉस्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, देखो फिनिश्ड गुड्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कि कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर उसमें वैल्यू कर दो, लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना वो कॉस्ट में ही वैल्यू किया जाता है। अब कॉस्ट में ही वैल्यू करते हो तो ये प्रॉब्लम आती है कि भाई कितनी कॉस्ट उसके ऊपर चार्ज करें। इसके कारण वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन का 3 अलग अलग टाइप है हमारे पास। सबसे पहला प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम कॉस्ट का खर्चा इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही जो खर्चे हैं इसी को बस वर्क इन प्रोग्रेस में हम शो करेंगे। बाकी सारे खर्चे उसी पर्टिकुलर पीरियड में हम चार्ज कर देंगे। ठीक है, ये एक कंजर्वेटिव मेथड है। ये क्या करता है, ये सब्सिक्वेंट पीरियड की कॉस्ट को अंडरस्टेट करता है और इस पीरियड की कॉस्ट को बढ़ा देता है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर वर्क इन प्रोग्रेस में तुम सिर्फ और सिर्फ प्राइम खर्चा इंक्लूड कर रहे हो, मतलब वेरिएबल ओवरहेड को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, फिक्स्ड ओवरहेड को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, अब ये कहाँ जाएंगे, ये दोनों इस बार की क्वांटिटी के प्राइस में, इस बार की जो क्वांटिटी होगी उनमें चार्ज हो जाएंगे, इस बार के फिनिश गुड्स में। और ये वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा, इस बार का वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अगले पर्टिकुलर मंथ या अगले पर्टिकुलर साल में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो उस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ प्राइम खर्चा जा रहा है और इस पीरियड में तुमने इसका वेरिएबल और फिक्स दोनों खर्चा डाल दिया, इसीलिए इस पीरियड का खर्चा तुम क्या कर रहे हो, ज्यादा कर दे रहे हो और अगले आने वाले पीरियड का खर्चा तुम कम मान ले रहे हो जब तुम सिर्फ प्राइम कॉस्ट इस्तेमाल करते हो। दूसरा हमारे पास तरीका है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड को इस्तेमाल करना, क्योंकि हमको पता है फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होता है। जैसे कि रेंट, मैं इस जगह का अगर रेंट दे रही हूँ 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए जो रेंट है वो इस पीरियड का है, वो किसी प्रोडक्ट का नहीं है, तो वो प्रोडक्ट में नहीं चार्ज करना इज गुड। वर्क इन प्रोग्रेस में प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड को इंक्लूड करके तुम आगे शो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बोलता है कि भाई प्राइम कॉस्ट भी ऐड करेंगे, वेरिएबल भी ऐड करेंगे, फिक्स भी ऐड करेंगे। ये ज्यादातर कॉमनली यूज किया जाने वाला मेथड है, क्योंकि इससे क्या है, पूरे के पूरे खर्चे जो उस पर्टिकुलर वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड है वो पूरा का पूरा आगे चले जाता है। तो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ ठीक है ना, इससे रिलेटेड खर्चा है वो पूरा ही जाने दो, फिक्स भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ मेथड्स हैं, प्राइम कॉस्ट, प्राइम प्लस वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट। ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेस्ट। वेस्ट रिफर्स टू द रेसिड्यू प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के समय हमारे पास कुछ ना कुछ रेसिड्यू बच जाता है जिसकी कोई भी मेजरेबल वैल्यू ना हो, उसको वेस्ट बोलते हैं। जैसे कि स्मोक, डस्ट, स्लैग, इनकी कोई भी वैल्यू है क्या, बिल्कुल वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ये वेस्ट है। 2 टाइप का वेस्ट होता है हमारे पास, नॉर्मल और एबनॉर्मल। जो नॉर्मल होगा वो हमारी जो प्रोडक्शन की यूनिट्स बनी उनके ऊपर चार्ज कर देंगे, जो एबनॉर्मल होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। जितना भी वेस्ट हुआ वो मैनेजमेंट को आपको पीरियोडिकली इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमारा एक्चुअल में खर्चा वेस्ट कितना हुआ और स्टैंडर्ड हमने कितना सेट किया था। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ एक्चुअल लॉस इन अ प्रोसेस इज लेस देन नॉर्मल लॉस द डिफरेंस इज नोन एज। देखो क्या बोल रहा है, एक्चुअल लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस से कम है, नॉर्मल लॉस से कम है। समझ लो, एक्चुअल लॉस मेरा 100 हुआ, मेरा नॉर्मली लॉस ना 120 होता है। इन दैट केस जो 20 जो बचा वो क्या होगा, ये मेरा होगा एबनॉर्मल गेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस कम हुआ, तो लॉस कम कैसे हो गया, एबनॉर्मल गेन की वजह से। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबल नहीं है मेरे पास रॉ मटेरियल, उसके कारण जो आइडल टाइम आ रहा है वो कहाँ चार्ज होगा, देखो, रिकवर्ड बाय इन्फ्लेटिंग द रॉ मटेरियल रेट, रिकवर्ड बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट, चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड और चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। देखो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओवरहेड, ये मेरा नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं हो सकता,
क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। एब नॉर्मल सिचुएशन ही अराइज हो गई है कि भाई अवेलेबल नहीं है हमारे पास रॉ मटेरियल, इसीलिए हम इसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्क्रैप। स्क्रैप रिफर्स टू स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसिडेंटल मटेरियल रेसिड्यू। अभी देखो, वेस्ट हमने क्या समझा, जिसकी कोई भी मेजरेबल वैल्यू नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अराइज होता है। स्क्रैप इंसिडेंटल मटेरियल रेसिड्यू है। जैसे मैं फर्नीचर बना रही हूँ, फर्नीचर बनाने के लिए मैं वुड इस्तेमाल करती हूँ। अब वुड को मैं काटूंगी ना, काटने पीटने में वुड का कुछ ना कुछ पीसेस बच जाएंगे, दैट इज इंसिडेंटल मटेरियल रेसिड्यू, जो जनरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इनकी वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है। स्क्रैप की मार्केट वैल्यू होती है पर बहुत कम होती है, वेस्ट की कोई भी मेजरेबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसकी लो मार्केट वैल्यू है, मतलब क्या हुआ होगा, देखो स्क्रैप जो अराइज हुआ उसको मैं क्या करूंगी, मैं बेच दूंगी, मैं थोड़ा रखे रहूंगी अपने पास। बेचने से जो अमाउंट आया उसका क्या ट्रीटमेंट करूंगी मैं उसको सेल्स रेवेन्यू, जो फर्नीचर बना के बेच रही हूँ उस सेल्स रेवेन्यू में ऐड कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको ओवरहेड में क्रेडिट कर सकती हूँ, ओवरहेड वाली जगह पे मैं माइनस कर दूंगी खर्चों से, या फिर मैं इसको जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए किया उस पर्टिकुलर जॉब में ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऑफ स्क्रैप स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट डिजाइन स्टेज। जब आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो, जैसे हमारे केस में हम फर्नीचर को डिजाइन कर रहे हैं, तभी से फर्नीचर को ऐसे डिजाइन करो कि वुड पूरा का पूरा इस्तेमाल हो सके, आपका स्क्रैप ना अराइज हो, ठीक है। गोल इज टू मिनिमाइज द स्क्रैप। हम स्क्रैप को मिनिमाइज करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत लो मार्केट वैल्यू हमको देता है, तो वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन करनी पड़ेगी इसके लिए, और एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड ट्रेन्ड पर्सनल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है स्पॉइलेज। नाउ व्हाट इज दिस? स्पॉइलेज इज प्रोडक्शन डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। मतलब ये प्रोडक्ट पूरा बन गया, उसके बाद वो कोई काम का नहीं है। जैसे मैंने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर बनाने के बाद फर्नीचर टूट गया, दैट इज स्पॉइलेज, ठीक है। फर्नीचर खराब बन गया, जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना, दैट इज स्पॉइलेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पॉइलेज इज व्हेन प्रोडक्शन डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं कर रहा है, या तो क्वालिटी से मैच नहीं कर रहा है, और इसको जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे टूटी हुई चेयर को अब नहीं इस्तेमाल कर सकते बैठने के लिए, जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इट इज ऑफन सोल्ड एज स्क्रैप। या तो इसको स्क्रैप की तरह बेचा जाता है, या तो वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, अगर कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है तो। अगर मार्केट वैल्यू है तो स्क्रैप की तरह बेच दिया जाएगा। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ स्पॉइलेज इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ द लॉस ऑफ मटेरियल। कितना मटेरियल लॉस हुआ वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना लगा स्पॉइलेज में, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। मैंने ये चेयर बनाई तो सही ना, बनाई तो इसमें मटेरियल भी लगा होगा, उसमें लेबर भी लगा होगा, सब कुछ लगा इसके अंदर, तो वो भी ट्रैक करना पड़ता है कि इसके अंदर कितना हमारा एक्चुअल में जा रहा है सामान। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पॉइलेज एंड स्क्रैप के बीच में डिफरेंस रखना जरूरी है, क्योंकि स्पॉइलेज क्या है, स्पॉइलेज इज डिफेक्ट इन ऑपरेशन ऑफ मटेरियल, एंड स्क्रैप जो है वो मटेरियल की प्रोसेसिंग से निकलता है। हमने देख लिया है डिफरेंस, हमको समझ आ गया है कि भाई वुड चिप्स जो है वो हमारा स्क्रैप बनती है, पर स्पॉइलेज क्या है, एक चेयर हमने पूरी प्रोसेस करके बना ली, वो टूट गई, दैट इज स्क्रैप, ठीक है। फर्दर स्क्रैप हैज ऑलवेज अ रिलेटिवली लो बट सम डेफिनाइट वैल्यू हमारे स्क्रैप में होती है, लेकिन स्पॉइलेज जो है वो लो से लेके कोई भी मेजरेबल वैल्यू नहीं है, ऐसी वैल्यू तक भी जा सकता है। मतलब वो वेस्ट की तरह भी बेचा जा सकता है, और वो स्क्रैप से ज्यादा अमाउंट पे भी बेचा जा सकता है अलग अलग सिचुएशंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे सॉ डस्ट मेरा क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा। मेरी वुड चिप्स क्या बनेंगी, जो मेरा मटेरियल फर्नीचर बनाने के लिए जो मैं वुड को काट रही हूँ उससे जो बचे हुए छोटे छोटे पीसेस हैं, दैट इज माई स्क्रैप। एंड नेक्स्ट, ब्रोकन चेयर इज स्पॉइलेज। आई होप क्लैरिटी आई हो। मूविंग टूवर्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ टूल्स कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस, अलग अलग टाइप के टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोडक्शन में। जो लार्ज टूल्स होंगे उनको हम कैपिटलाइज करेंगे और डिप्रिशिएट करेंगे, जैसे कि क्रेन्स, ट्रक्स, मशीन्स। लेकिन जो स्मॉल टूल्स होंगे उनका अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे अगर उसकी लॉन्ग लाइफ है, स्मॉल टूल की लाइफ लॉन्ग है और सिग्निफिकेंट वैल्यू, अच्छा खासा वैल्यू रखता है, इन दैट केस मैं उसको कैपिटलाइज कर दूंगी और डिप्रिशिएट करूंगी। अगर उसकी लाइफ छोटी है और वो सिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यूज की होते रहती है, बार बार वैल्यू चेंज होते रहती है, इन दैट केस हर साल के एंड में उसको मैं रीवैल्यू करते रहूंगी। अगर उसकी शॉर्ट लाइफ है प्लस उसकी वैल्यू चेंज भी नहीं होती, इन दैट केस उसको मैं राइट ऑफ कर दूंगी व्हेन इशूड टू डिपार्टमेंट। जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इशू कर रही है उसी समय उसको राइट ऑफ कर दूंगी, मतलब वहीं पे वहीं का वहीं खत्म कर दूंगी उसको, ठीक है। उसके प्राइस को चार्ज कर दूंगी, मतलब 100 रुपए का है तो 100 रुपए वहीं का वहीं चार्ज कर देंगे,
क्योंकि वो छोटा मटेरियल है प्लस उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग, दो टाइप की पैकेजिंग हमारे पास होती है। प्राइमरी पैकेजिंग इसेंशियल है गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए, जैसे कि टूथपेस्ट में जो मेन जिससे आप टूथपेस्ट निकालते हो वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है और वो बहुत जरूरी है गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो वो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बनती है। और अगर तुमने प्राइमरी पैकेजिंग ऐसी करके रखी है जो कि डेकोरेटिव है और तुम्हारी सेल्स को प्रमोट कर रही है, इन दैट केस तुम उसको प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग कॉस्ट के बीच में अपोर्शन करोगे। प्रोडक्शन ओवरहेड इसलिए क्योंकि वो एसेंशियल है गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए, सेलिंग कॉस्ट में इसलिए क्योंकि वो सेल्स को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो उस इसलिए ये दोनों के बीच में अपोर्शन होता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी पैकेजिंग डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कार्टन्स में भरना, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनता है। कॉस्ट ऑफ रीयूजेबल कंटेनर, अगर रीयूजेबल कंटेनर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, चार्ज व्हेन दे कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड ड्यू टू वेयर एंड टियर और डैमेज। तो रीयूजेबल कंटेनर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उस केस में वो कब चार्ज किए जाएंगे, जब उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। रीयूजेबल है तो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे तब उनको तुम चार्ज करोगे, ठीक है। ये था हमारा पैकिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, कैरेज एंड कार्टेज एक्सपेंसेस। जो भी हमने एक्सपेंसेस किए कैरेज और कार्टेज रिलेटेड, हमारे मटेरियल को मूव करने के लिए, गुड्स को मूव करने के लिए, वो खर्चा कहाँ जाएगा। तो रॉ मटेरियल के लिए अगर खर्चा कर रहे हो, रॉ मटेरियल को मूव करने के लिए, तो डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कैरेज एंड कार्टेज का, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में जाएगा। एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल टाइप का कुछ कैरेज एंड कार्टेज कर रहे हो तो चार्ज किया जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंस ड्यू टू स्टॉक ट्रेडिंग। मैं क्या करती हूँ, मैं ना फाइनल फिनिश गुड्स खरीद के लेके आती हूँ, परचेस करती हूँ और इसी को ज्यादा प्राइस चार्ज करके बेच देती हूँ। इन दैट केस में क्या कर रही हूँ, मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो मैंने जो ये प्रोडक्ट खरीदा, मैंने खरीदे 100 यूनिट्स, इसमें से ऐसा हो सकता है ना कि भाई 2-3 यूनिट्स या 4-5 यूनिट्स मेरे खराब हो गए ड्यू टू एजिंग, श्रिंकेज, इवोपरेशन के कारण, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मेरे जिस जगह पे मैंने सामान रखा था वहां पे चोरी हो गई, है ना। तो ये एजिंग, श्रिंकेज क्या है, ये नॉर्मल फैक्टर्स हैं। नॉर्मल फैक्टर्स के कारण जो भी वेरिएंस आ रहा है वो स्टोर्स ओवरहेड की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो एबनॉर्मल फैक्टर्स के कारण डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कॉस्टिंग एंड P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमने पूरा का पूरा मटेरियल कॉस्ट कवर कर लिया। बस कुछ MCQs बचे हुए हैं तो उसको मैं एक बार कवर करा देती हूँ फटाक से, ठीक है। हमने यहाँ के MCQs नहीं किए थे। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट। हम स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में प्री डिटरमाइंड रेट में इशू करते हैं। पिछली क्लास का भी एक MCQ बचा हुआ था, वो करा देती हूँ मैं आपको। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी अ नॉर्मल लॉस। इनमें से कौन से को हम नॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे, बताओ। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, बिल्कुल नहीं, एक्सीडेंट में जो लॉस हुआ वो थोड़े नॉर्मल लॉस होता है। पिल्फरेज मतलब थेट हो जाना, चोरी हो जाना, चोरी नॉर्मली थोड़ी होती है भाई। नेक्स्ट, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क। नाउ व्हाट इज दिस ब्रेकिंग द बल्क? ब्रेकिंग द बल्क मतलब समझ लो, मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने क्या किया, मटेरियल सब जगह के लिए एक बार में मंगा लिया, एक ट्रक में मंगा लिया। अब मेरे को अलग अलग फैक्ट्री तक पहुंचाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, छोटी छोटी ट्रक्स में डाल के सारी जगह पे मैं पहुंचा रही हूँ। इन दैट केस मैंने क्या किया, ये था मेरा बल्क मटेरियल, उसको मैंने ब्रेक कर दिया। दिस इज नोन एज ब्रेकिंग द बल्क, ठीक है। ये तो मेरे को नॉर्मली करना ही पड़ता होगा हमेशा, इसीलिए ये वाला खर्चा मेरा नॉर्मल लॉस माना जाता है। इसके बाद आता है लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग। केयरलेस हैंडलिंग के कारण लॉस होगा तो वो एबनॉर्मल है। ब्रेकिंग द बल्क क्या कहलाता है, मेरा नॉर्मल लॉस, ठीक है। आई होप क्लैरिटी आई हो। सो इसी के साथ हमने सारे MCQs कवर कर लिए, सारे इलस्ट्रेशंस कवर कर लिए, सारा कंसेप्ट समझ लिया। अब मतलब मटेरियल कॉस्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे ना, हम एक बार पूरी चीजों को रिवाइज कर लेंगे कि मटेरियल कॉस्ट में हमने क्या क्या चीज देखी, तो वो सारा चीज एक बार समेट जाएगा हमारा कि ठीक है भाई ये सारी चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, इससे आपको रिकॉल करने में भी हेल्प करेगा। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप रिविजन करेंगे, तो इसकी मदद से सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। ये नोट्स में अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखो, मटेरियल कॉस्ट होता है दो टाइप का, पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कब बनता है, जब वो मेजर मटेरियल हो, इजिली ट्रेस्ड हो और डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल हो। ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, बचा हुआ सारा मटेरियल इनडायरेक्ट कहलाता है। हम मटेरियल का कंट्रोल क्यों करते हैं? मटेरियल का कंट्रोल हम इसलिए करते हैं ताकि हमको रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रॉपर क्वालिटी का प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। इसके साथ साथ बिना मतलब का ज्यादा पैसा हमारा स्टोर्स में ना फंसा हो,
है ना। जब इन्वेंट्री हम मेंटेन करते हैं बहुत ज्यादा तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी बचा होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें बिना मतलब का ज्यादा पैसा ना फंसाओ, इसलिए हम मटेरियल कंट्रोल कर रहे हैं। मटेरियल कंट्रोल 3 जगह करा जाता है, मटेरियल परचेस करते टाइम, मटेरियल जब स्टोर्स में रखा है तब, और मटेरियल जब इशू कर रहे हैं तब। मटेरियल परचेस करते टाइम क्या चीजें आती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, परचेस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि राइट मटेरियल को लेके आए, राइट टाइम पे लेके आए, राइट क्वांटिटी का लेके आए, राइट सोर्स से लेके आए, राइट प्राइस पे लेके आए। परचेस डिपार्टमेंट का फंक्शन जो है वो सेंट्रलाइज परचेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है या डिसेंट्रलाइज परचेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है। मटेरियल को किस तरीके से परचेस किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं जिसके अंदर सारे मटेरियल जितने भी हमको रिक्वायर्ड है उसकी लिस्ट बनी होती है। फिर हम मटेरियल रिक्विजिशन बनाते हैं जो कि स्टोर्स को दिया जाता है कि भाई हमको इतना मटेरियल चाहिए, स्टोर्स को हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। परचेज रिक्विजिशन बनाता है स्टोर्स, परचेज डिपार्टमेंट को देता है कि भाई परचेज की रिक्वेस्ट वो डाल रहा है कि इतना मटेरियल हमको परचेज करने की जरूरत है। फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा सप्लायर के पास। सप्लायर जब हमारे पास प्रोडक्ट भेज देगा तो गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट हम बनाते हैं। फिर अगर मटेरियल अच्छा नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है, तो हम मटेरियल रिटर्न नोट बना के मटेरियल रिटर्न कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है मटेरियल ट्रांसफर नोट। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जॉब के बीच में ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल का, तो उस केस में मटेरियल ट्रांसफर नोट बनता है। फिर हमने परचेस क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि परचेस क्वांटिटी कितनी परचेस करनी चाहिए, वो भी ध्यान रखना जरूरी है, जिसके लिए हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हेल्प ली। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है √2AO/C। फिर हम आए स्टोर्स में। स्टोर्स में हमारे पास आता है मटेरियल स्टोरेज एंड कंट्रोल। किसकी ड्यूटी होती है, स्टोर कीपर की ड्यूटी होती है। हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टोर्स अवेलेबल है, सेंट्रलाइज विद सब स्टोर एंड डिसेंट्रलाइज स्टोर। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन हमने पढ़ा कि कैसे मटेरियल को क्लासिफाई किया जा सकता है, कैसे उनका कोड किया जा सकता है। अल्फाबेटिकल स्कीम, डेसिमल स्कीम, नंबर स्कीम, कॉम्बिनेशन स्कीम, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हम रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल हमने कवर किया। फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमने देखा जिसके अंदर बिन कार्ड, स्टोर लेजर हमने कवर किया। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। जब मैं ये चीजें बोल रही हूँ तो आपको रिकॉल हो रहा है ना सारे कंसेप्ट जो हमने इनसे रिलेटेड पढ़े हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मटेरियल को क्लासिफाई किया जा सकता है। हमने देखा ABC एनालिसिस, वेद एनालिसिस, FSN एनालिसिस। उसके बाद हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा, जस्ट इन टाइम कवर किया। नेक्स्ट हमने मटेरियल का इशू देखा आज। इसके अंदर क्या क्या कवर किया, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट हमने देखा जो पिछले क्लास में हमने कवर कर लिया था, और साथ साथ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का इशू ये भी हमने कवर किया। इसके बाद हमने देखा सेवरल मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इशू, फीफो, लीफो, बेस स्टॉक, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, मूविंग सिंपल एवरेज, मूविंग वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट, रियलाइजेबल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस एंड इन्फ्लेटेड प्राइस। ये सारी की सारी चीजें कवर की। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए जिसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, आप यहीं से पढ़ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। सो आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। सारे टॉपिक्स में हमने मटेरियल कॉस्ट पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। कल से हम एम्प्लॉय कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।